अगर मैं आज आपको ये ऐलान कर दूं आपके चैनल से कि अगला बिहार का कैबिनेट में हमें, तो ये मेरा सपना है। कैबिनेट में जाने के लिए किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। और नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये तेजस्वी के मन में अगर लड्डू फूट रहा है तो वो जो चाहत है पावर की, जो चचा भतीजा ने बिहार के साथ जो न्याय अन्याय किया होगा मिलके, तो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी जी का इस सपना साकार। चिराग जी और लोजपा का व्यवहार अल्पसंख्यकों के टुवर्ड्स और अकलियतों के टुवर्ड्स कैसा रहा है, ये आप 29 सीटों से लेकर आज तक देख सकते हैं। हमेशा प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो महबूब अली कैसर सिंह हो जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और जीते, आज के समय में बख्तियारपुर से विधायक भी रह चुके हैं। तो लोजपा में जब भी मुसलमान आए हैं, चाहे वो मजबूत मुसलमान आए हों या कमजोर मुसलमान आए हों, उनको उनका स्पेस दिया गया है, उनको वो सम्मान। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। और हम लोग अभी हैं सहौली में। सहौली चूंकि देखा जाए तो एक तरह से इन दिनों सुर्खियों में है, इसलिए क्योंकि 15 तारीख को खान ब्रदर्स यानी कि अयूब खान, रईस खान और उनके बेटे सैफ खान, इन तीनों की ज्वाइनिंग हो रही है। और लगभग उन लोगों के साथ सैकड़ों लोग जो है कि लोजपा की सदस्यता लेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा खबर अभी बना हुआ है और लगभग सबकी निगाहें इस पे है कि खान बंधु चूंकि बार बार जिस बात को कहते थे कि हम लोग अब इस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, आखिरकार उन लोगों को वो ठिकाना मिल गया जिसका सभी को इंतजार था। यानी कि 15 जनवरी को लोजपा ज्वाइनिंग करेंगे वो लोग, और वो भी जो लोजपा के सुप्रीमो है यानी कि चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनकी अपनी पार्टी है। हालांकि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा आर कही जाती है और वहीं उनके भाई जो है कि पारस पासवान, उनकी पार्टी जो है कि लोजपा एस कहा जाता है। तो जाहिर है कि लोजपा आर में रईस खान, अयूब खान और उनके बेटे जो है कि सैफ खान की ज्वाइनिंग हो रही है। उन लोगों के साथ कई लोग उसमें रहेंगे। तो हम इस तैयारी को दिखाना चाहते हैं। देखा, एक तरह से देखा जाए तो सहौली जो है कि ग्राउंड, पहले उतने लोगों के बारे में नहीं पता था कि भाई सहौली ग्राउंड है, कैसा है, क्या है, कुछ है। लेकिन इन दिनों जब से ये बात समझ में आया है कि भाई एक बड़ा कार्यक्रम वहां 15 तारीख को होने जा रहा है, तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक तरह से बहुत भव्य तैयारी की जा रही है, खास करके 15 तारीख को। और 15 को एक तरह से देखा जाए तो सीवान के इतिहास का एक अलग दिन होगा। हमारे साथ जो लोजपा के प्रभारी हैं, जिन लोगों को प्रभार मिला है, जो लोग पटना से आए हुए हैं, डॉक्टर शहनवाज कैफी साहब हैं मेरे साथ, सलीम साहब हैं और उसके बाद प्रकाश जी हैं। मैं सभी से पहले बात करता हूं। पहले तो सर बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारी क्या क्या है, चूंकि आप लोगों को पटना से भेजा गया है और बाकायदे आप लोग यहाँ पे अपना हाजिरी दे रहे हैं और खड़ा होकर के सब काम करवा रहे हैं, इसके बारे में बताया सर। पटना से इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी के साथ हम तीनों साथी आए हैं और हम कल यहाँ 1 बजे आ गए थे। 4 साढ़े 4 में इस सभा स्थल पर भी आए थे और क्षेत्र में भी आज सुबह भी गए थे, कल रात भी मैं गया था। जो तैयारियां हैं, हमको लगता है कि अब तक के इतिहास में मिलन समारोह जितने भी हुए होंगे, उसमें ये मिलन समारोह अपने आप में एक अजूबा होगा। भीड़ को गिन नहीं सकेंगे आप, जैसा मैंने देखा है तैयारी और जो लोगों की भावना को जुड़ते देखा है इलाके, तो हम समझते हैं कि परिणाम आपके सामने 15 जनवरी को होगा। और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं यहाँ की सारी व्यवस्था से, और जहाँ पर कुछ कमियां समझ में आ रही थी उन कमियों को भी हमने दूर करने की कोशिश की है। और हम समझते हैं कि हम उस नेता के स्वागत में हैं जिस नेता पर बिहार के नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अकलियतों का एक अलग विश्वास है। वो विजन जो हमारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उससे ही प्रभावित होकर ये जिनको आप लोग मीडिया के साथी खान ब्रदर्स कहते हैं, मैं जानता हूं, इंसान के दिल में झांकने की कोशिश करिए, किसी के फ्यूचर को मत जानिए। हम देश के प्रधानमंत्री के भविष्य को देखिए, फ्यूचर को देखिए। आज प्रधानमंत्री हैं तो वो व्यक्ति जो गरीबों से जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है। और वो व्यक्ति चिराग पासवान की जो आइडियोलॉजी है, रामविलास पासवान ने जिस तरीके का एक सपना बुना था बिहार को सजाने में, उसको कामयाब करने के लिए अगर एक मजबूत कड़ी हमारे साथ जुड़ रही है, तो हम समझते हैं कि वो जो मिशन है, हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह पूरा होगा।
चिराग जी का उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम यानी कि यात्रा की शुरुआत भी सीवान से हो रही है 25 में। तो कहने का मतलब है कि सीवान से आप लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये काफिला कहां कहां तक जाएगा और कितना प्रभाव करेगा खास करके 2025 के चुनाव में? 15 जनवरी को शुरुआत होगी और आचार संहिता जब विधानसभा का लगेगा उससे पहले हम समझते हैं कि संपूर्ण बिहार में उन सभी जिलों का दौरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे जहां से एक बड़े समर्थन हमें मिलते रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि उस वक्त अब एक सूची बनेगी, उस सूची के आधार पर फिर हम लोग का अगला पड़ाव होगा जहां होना है। लेकिन हम समझते हैं कि 15 जनवरी वो एक मील का पत्थर साबित होगा हमारी पार्टी के लिए भी और हमारे नेता के सपने को साकार करने। अभी जिस तरीके से आप लोगों का गठबंधन भी एनडीए है, जिसमें आपका जेडीयू भी है, लोजपा है, हम है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, नीतीश जी कब कहां पलटी मार दें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले आप लोगों का गठबंधन बिखर जाएगा क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक सबको है। अगर मैं आज आपको ये ऐलान कर दूं आपके चैनल से कि अगला बिहार का कैबिनेट में हमें, तो ये मेरा सपना है। कैबिनेट में जाने के लिए किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। और नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये तेजस्वी के मन में अगर लड्डू फूट रहा है तो वो जो चाहत है पावर की, जो चचा भतीजा ने बिहार के साथ जो न्याय अन्याय किया होगा मिलके, तो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी जी का ये सपना इस। सर, आपने भी कहा एक बात की मतलब भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं चिराग पासवान, तो ये भी तो मुंगेरी लाल का सपना ही हो सकते नहीं है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमने कल भी कहा था, फिर आपको कह रहे हैं। आप ऐसा सवाल, मैंने कहा ना कि बिहार की आवाम चाहती है, ये मेरी केवल इच्छा नहीं है। हम वो सपना देख लें कि हम कल देश का प्रधानमंत्री अपने नेता आदरणीय चिराग जी को देखेंगे तो लगेगा कि ये थोड़ा सपना है। हम कम से कम उसके लिए 40-50 एमपी चाहिए। लेकिन हम जिस राज्य में है बिहार में, और इस राज्य की वो आवाम, माफ करिएगा, नौजवान ही इस देश का बैकबोन है। और नौजवान आप अपने सर्वे में देख लीजिए, किसी एक नेता के पीछे दौड़ रहा हो बिहार में जिसको चाहता है कि बिहार की गद्दी मिल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान। एक ऐसा समय आया था जब आप लोगों की सीट 35 आई हुई थी उस वक्त, यानी कि राजद जो है कि 29 थी, और जो है कि राजद जो कि सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है वो शायद 25 या 26 पे सिमट के रह गया था। क्या वो फिर से एक बार दौर आएगा? हालांकि उस वक्त जो है कि आप लोग चाबी लेके घूम रहे थे बंगला का कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जो है कि मुसलमान को बनाया जाए, इसके बारे में जरा कुछ हमको क्लियर करें। हम आपके पहले जानकारी को संशोधित कर दें। जी बिल्कुल सर, कीजिए। 29 था हमारा। जी ठीक है। और हम और लालू यादव मिलकर सरकार बना रहे थे। जी। हमारे नेता उस वक्त जीवित थे और श्रद्धेय रामविलास जी ने कहा कि जब ऐसा मामला फंस रहा है तो जिस माइनॉरिटीज की बात करते आए हैं लालू जी, ये मौका है कि हम उसके कर्ज को सधा दें। उन्होंने नाम सुझाए, हम अब नाम नहीं बोलेंगे आज। लेकिन लालू जी अपने परिवार से बाहर कभी निकले, अगर निकल गए होते तो बिहार के दलितों, शोषितों, पिछड़ों के दिल में 1990 के बाद जो उन्होंने जगह बनाई थी, धीरे धीरे उस घर से लोग निकलते क्यों चले गए। तो इसलिए वो सब हम समझते हैं कि कल भी हमारे नेता माइनॉरिटी के प्रति चिंतित थे, आज भी हैं। और चिराग पासवान का जो अंश है, रामविलास पासवान का खून है, हम पूरी तरह मुतमईन हैं कि चिराग पासवान जो दबे कुचले वंचित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उस पे इस प्रदेश में अन्याय होने नहीं देंगे। उसके विकास के साथ साथ जो बड़े वर्ग के पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर हैं, आपने देखा होगा रामविलास जी उस आइडियोलॉजी, उस के समर्थक रहे हमेशा कि उच्च जाति में भी आरक्षण मिले, और वो हुआ भी आज। तो ये आप समझ लीजिए कि बिहार के प्रति कोई अगर एक विजन लेके है, बिहार को कैसे सजाना है, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कैसे पलायन रुकेगा, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होगी, कैसे एजुकेशन पर हम बहुत कुछ कर पाएंगे, वो विजन हमारे नेता के पास है। तो यही वजह है कि हम बहुत ही मजबूती से ये बात रखते हैं कि एक नेता है चिराग पासवान, जिसके पास एक मजबूत सोच है बिहार के को सुंदर बनाने। बिल्कुल। लोजपा जो कि चुनाव को देखते हुए अपने एक बहुत बड़ी तैयारी की है, यानी कि नवरत्न बनाया गया है। नहीं इधर है सर, ठीक है, थोड़ा धूप आएगा इधर में। तो नवरत्न बनाया गया है और उस नवरत्नों में सलीम शाहिद साहब को शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ के कार्यकारी प्रभारी भी हैं ये, और बखूबी बिहार के राजनीति को भी समझते हैं। सर, आप लोग चूंकि बहुत भव्य तैयारी कर रहे हैं, वो भी सिवान में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आम जनता से किस तरीके से उन लोगों को जुटा पाएंगे आप लोग, जिस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बिहार और तमाम सिवान वासियों को
मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम सिवान वासियों से हम गुजारिश करेंगे और मैं दावत देता हूं उनको कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएं। हर धर्म के लोग आए और आ भी रहे हैं, और ये इस बात को वो जहन से निकाल दे कि मैं किसी पार्टी के लीडर की बात को सुनने जा रहा हूं। उनकी बात को सुने, वो किसके हित की बात करते हैं। चिराग पासवान जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ना अपने लिए बात करते हैं ना पार्टी के लिए बात करते हैं। वो अगर बात करते हैं तो बिहार और बिहार वासियों के लिए बात करते हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें तमाम बिहार के लोगों के लिए वो चिंतित है। आप जब उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, तो उसमें स्ट्रक्चर कमेटी से लेके हर एक मुद्दे को उसमें जोड़ा गया है। खास तौर पे मुसलमानों को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों की पसमानदगी की क्या हालात है। कभी रामविलास पासवान एनडीए से पहले यूपीए में थे, यूपीए से पहले एनडीए में थे। एनडीए से जब वो 2004 में यूपीए में गए तो उन्होंने एक बात रखी थी यूपीए अलायंस को कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट की सर्वे की जाए। रखा गया, यूपीए गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर कमेटी की सर्वे तो कराई गई, लेकिन जब यूपीए 2 आई फिर उन्होंने बात रखा कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू की जाए। लागू तो हुई नहीं। फिर उन्होंने 14 में पार्टी को छोड़ के एनडीए अलायंस के साथ उन्होंने जाने का काम किया। देखिए, हमारे नेता जिस दल में हो, दल अलग है लेकिन दिल कुछ और है उनकी। चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, उनकी भी एक सोच थी और वो प्रथम दर्जे पे पहली प्रमुखता देते थे मुसलमानों को। वो देखिए, उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी। उस वक्त हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे। आज हम लोग एलआई के पार्टनर हैं, एनडीए में एक मजबूत सहयोगी के साथ हम लोग हैं। और चिराग पासवान ने जिसके साथ रहा, एक चीज और मैं बता दूं, सबसे अहम बात, रामविलास पासवान जी हो या चिराग पासवान जी हो, चुनाव के पहले किसी से भी गठबंधन किए हो, चुनाव के बाद उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया। एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते, या कोई चैनल हमको नहीं दे सकता है कि रामविलास पासवान जी और उनकी पार्टी ने चुनाव के बाद किसी से गठबंधन किया अपने स्वार्थ के लिए, कभी भी नहीं। आप नजर उठा के देख लीजिए। रही सवाल उस वक्त की परिस्थिति कुछ और है, कुछ और है। और आज के डेट में भी देख लीजिए, जब 14 में आपको हमारे पार्टी से एक एमपी जीत किया है खगड़िया से, तो ऑल इंडिया का हज कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया। तो एक जीत क्या, एक उनको बनाया महबूब कौसर साहब। बिल्कुल, ये कोई गलत बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ आज भी बहुत अच्छे मान वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं अभी। छोड़ गया है। मैं एक उदाहरण बात बता रहा हूँ मैं आपको। थे तो हमारे यहाँ क्या मिला और वहां जहां गए तो वहां क्या मिला, ये भी देख रहे हैं कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। आपको पार्टी टिकट दिया, आपको चुनाव लड़ाया, आपको 2-2 बार एमपी बनाया। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, आप मुसलमानों का काम नहीं कीजिएगा तो आम लोगों का क्या काम कीजिएगा आप। बिल्कुल। आज देखिए, उसी जगह से राजेश बड़म आए हैं जीत करके, जो लोकसभा सदस्य बने हैं। पूरे बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरी बाढ़ में उन्होंने कीचड़ काद वो पानी में घुस करके सामग्री लेकर के सबों के बीच उन्होंने जाने का काम किया। रहा सवाल मुसलमान की, कल एक पत्रकार बात कर रहे थे कैफी साहब से कि मुसलमान एनडीए को वोट नहीं देते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, आप हाजीपुर की सर्वे उठा करके देख लीजिए। लालगंज प्रखंड जिस जगह मुन्ना शुक्ला का घर है, वैशाली जिला में जो 2 लोकसभा, एक वैशाली एक हाजीपुर, लड़ रहे थे चुनाव वो वैशाली से, लेकिन उनके घर लालगंज हाजीपुर लोकसभा में है। उस जगह हमारा वोट कितना पड़ा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारा वोट आरजेडी से ज्यादा मुसलमानों को पड़ा। आप उसको सर्वे कर लीजिए, लालगंज प्रखंड का खाली उठा करके देख लीजिए। वैसी बहुत उदाहरण है हाजीपुर लोकसभा में। और तमाम जो हमारे 5 की 5 लोकसभा सीट जीते हैं, मुसलमानों की एक अहम भागीदारी रही है। और कल भी आप देखेंगे यहाँ पर एक अहम रोल दिखेगा आपको, खास करके अकलियतों की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से। इस प्रोग्राम के बाद संकल्प अल्पसंख्यक सम्मान यात्रा के नाम से हम लोग पूरे बिहार में जाने का काम करेंगे। हम लोग बात करने वाले यहाँ से लेकर सीमांचल किशनगंज तक हम लोग पटना से जाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, अभी आपने सुना जो 2 प्रभारी हैं उन लोगों का हमने
आपको उनका साक्षात्कार सुनाया। अभी हमारे साथ सैफ जी हैं। चूंकि अभी ये लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और एक तरह से सनसनी बने हुए हैं ये लोग, अगर देखा जाए तो पूरे सिवान की राजनीति में एक तरह से एक नया उलटफेर होने वाला है। सैफ, बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग तूफानी मतलब दौरा के बाद अब एक बड़ा भव्य तैयारी हो रहा है, क्या क्या तैयारियां हैं उस दिन के लिए? थोड़ा समय कम मिला, लेकिन उसी में हम लोगों को सारी तैयारियां करनी है। तैयारी यही है कि ये मंच है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है। चिराग जी रोड के रूट से हमारे छपरा बाईपास से होते हुए, रसूलपुर से चैनपुर होते हुए वो कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। तो उनकी सारी तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे नेता हमारे शहर आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हम लोग भव्य स्वागत कर सकते हैं, कैसे उनके सम्मान को बढ़ा सकते हैं, इसी में हम सारे लोग लगे हुए हैं। बाई रोड आ रहे हैं वो? जी, अभी तक तो इन्फॉर्मेशन यही है कि वो बाई रोड आ रहे हैं, लेकिन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसके वजह से काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो बाई रोड आने का उनका है, अभी तक तो यही सूची में प्लान चल रहा है। अच्छा, मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आपके चचा रईस खान जी की हो रही है और आपके पिता जो है कि अयूब खान साहब की हो रही है। उनके अलावा और कितने लोग इसमें कल यानी कि 15 तारीख को इसमें शामिल होंगे? हमारे तरफ से सूची चली गई है, लगभग 100-150 लोग जो हमारे साथ हैं या दूसरी पार्टियों में हैं, जो हमारे से जुड़े रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के समय से और पहले भी चुनावों से, वो सारे लोग हमारे साथ पार्टी को ज्वाइन करेंगे और लोजपा में अपने आप को आके सम्मानित करवाएंगे। उसके बाद की तैयारी क्या है आप लोगों की? उसके बाद की तैयारी ये है कि पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो भी मिलेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज और जो भी लोजपा का एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी होने वाला है, तो पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम लगेंगे अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए और बाकी सारे समाजों को भी जोड़ने के लिए। क्योंकि लोजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी तरफ मुसलमानों का लगाव रहा है। वो शायद 100% ना हो, 10, 15, 20% ही हो, लेकिन उस तरफ लगाव रहा है। उसके पीछे कारण ये है, और मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि विपक्ष जो मुसलमान के वोटों की ठेकेदारी करते हैं, सालों से मुसलमान उनको वोट देते आ रहे हैं। आप भी खड़े होकर बोलेंगे कि 50 सालों में मुसलमानों ने जिनको भी वोट दिया उनको क्या जस्टिस मिला है? कोई जस्टिस नहीं मिला है। ये एक ऐसा गठबंधन है, अगर लोग एक सपना देखते हैं कि मुसलमानों में से भी उप मुख्यमंत्री बन के आना चाहिए या मुख्यमंत्री बन के आना चाहिए, विपक्ष बोलता है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से तो बिहार में तो अगर विपक्ष मुसलमानों का पूरा वोट लेता है तो उसको मुसलमान का एक डिप्टी सीएम डिक्लेयर करके चुनाव लड़ना चाहिए, अगर आपको वोट चाहिए तो। अगर किसी भी समाज का कोई सपना पूरा होगा तो वो इसी अलायंस में होगा, इंडिया अलायंस में होगा। इंडिया अलायंस ही वो अलायंस है जिसके अंदर ये कलेजा होगा कि अगर सीटें आएंगी, मुसलमानों का समर्थन एनडीए की तरफ रहेगा, तो जरूर यही एक ऐसा अलायंस है जिसमें मुसलमानों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हमको उसमें सम्मिलित होने की जरूरत है। हम कब तक मुख्य धारा की पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे? विपक्ष के जो एजेंडे हैं और जिस प्लान के ऊपर वो काम करते हैं, उससे तो यही लगता है कि 15 साल बीत गए हैं, 15 और साल इनका कोई स्कोप नहीं है। एजेंडा लेस इनकी राजनीति है, सिर्फ कुछ वोट बैंक को प्लीज करने की इनकी राजनीति है। तो मुसलमान कब तक अपने आप को बेसहारा महसूस करेगा? मेरी गुजारिश है। एक बड़ा सवाल आपने इसमें खड़ा कर दिया कि जो भी मतलब एनडीए के तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब एनडीए ही जो है कि उसके सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन एक तरह से इसमें देखा जाए तो बड़ा कंट्रोवर्सी होता है। सपोज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में हो या प्रदेश में, देश में हो। जाहिर है कि जिस तरीके से उनका अपना एजेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, कभी मॉब लिंचिंग कर देना, तो कभी 3 तलाक का मामला करना, कभी 370 की बात करना, कभी 35 की बात करना, तो ऐसे हालात में मुसलमान उनके सहयोगियों के साथ क्यों जाए? भाजपा को तो छोड़ ही दीजिए, उनके सहयोगी के साथ क्यों जाए? मॉब लिंचिंग कोई पार्टी नहीं कराती है। कोई भी पार्टी या कोई भी दंगा किसी शहर में हो रहा है या मॉब लिंचिंग हो रही है या ये 140 करोड़ का देश है, और इस 140 करोड़ के देश में अगर 2, 4, 5 चुटपुट घटनाएं होती हैं तो वो किसी पार्टी द्वारा प्रयोजित नहीं होती हैं। आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, 35A के बारे में बात कर रहे हैं, वक्फ के बिल के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें के ऊपर ठीक है भारतीय जनता पार्टी का एक वो रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर हमको अमेंडमेंट्स करने हैं। तो लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा ना कि उसमें हमारे पक्ष का क्या है, विपक्ष का क्या है। वक्फ के बिल से क्या आम मुसलमानों का कोई फायदा हो रहा है? अगर वक्फ का बिल पास नहीं होता है या वो उसी तरीके से रहता है जिस तरीके से वो है, तो उससे आम मुसलमानों को क्या पहुंच रहा है? क्या
अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और इससे अगर आम मुसलमानों को कोई सहायता पहुंच रही है या उन तक इसका कोई फायदा पहुंच रहा है तो जरूर हम मुसलमानों को इसके पक्ष में होना चाहिए। अगर वक्फ के बिल के नहीं आने से कुछ मुसलमानों के ठेकेदारों का फायदा हो रहा है जो सालों से इन सारे सिस्टम को चलाते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें मुसलमानों का फायदा तो नहीं है। उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा। और आप विपक्ष को वोट करते करते आप मुख्य धारा से दूर होते जा रहे हैं। विपक्ष का कोई एजेंडा ही नहीं है, वो मुसलमान हिंदू की बात करके बस उसी पे चाहते हैं कि अक़लियतों का वोट ले लेंगे, मुसलमानों का वोट ले लेंगे। प्रोग्रेसिव राजनीति के बारे में बात कीजिए। जो आज एनडीए अलायंस है, हम चिराग जी के साथ हैं। चिराग जी और लोजपा का व्यवहार अल्पसंख्यकों टुवर्ड्स और अक़लियतों के टुवर्ड्स कैसा रहा है, ये आप 29 सीटों से लेकर आज तक देख सकते हैं। हमेशा प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो महबूब अली कैसर जी हों जिन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और जीते। आज के समय में बख्तियारपुर से विधायक भी रह चुके हैं। तो लोजपा में जब भी मुसलमान आए हैं, चाहे वो मजबूत मुसलमान आए हों या कमजोर मुसलमान आए हों, उनको उनका स्पेस दिया गया है, उनको वो सम्मान दिया गया। बाकी हम चिराग जी के साथ हैं। हमारा कोई दुख होगा, हमारा कोई दर्द होगा, हम अपने पार्टी के अध्यक्ष को अपने दुख दर्द को बता सकते हैं। एनडीए के वो पार्टनर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे दुख के लिए वो ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ की जरा तैयारी को बता दीजिए कि किस तरह का यहाँ तैयारी किया है? यहाँ पे ऐसा रहेगा कि ये मंच यहाँ पे बन रहा है, जितने भी हमारे डिग्नेटरीज आएंगे वो यहाँ स्टेज पे बैठेंगे। 5000 कुर्सियों का हम लोग यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं। जो बैठने के लिए जो महिलाएं आएंगे, जो बुजुर्ग आएंगे, उनके लिए बैठने की हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करा रहे हैं। और बाकी जो चिराग पासवान जी के हमारे यंग सपोर्टर्स हैं, वो खड़े होके उनको देखेंगे और अपनी पार्टी का नारा लगाएंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए के सारे पार्टनर्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पानी की व्यवस्था होगी सब लोगों के लिए, खाने का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा कि जो भी लोग आसपास के गाँव से आएंगे देखने के लिए, उनको हम किसी तरीके से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोगों ने 2 गेट्स बनाए हैं। एक वीआईपी गेट होगा हमारा उस तरफ, जिससे हमारे जितने भी वीआईपी डिग्नेटरीज हैं उस तरफ से आएंगे, और आम जनता के लिए हमने ये वाला रोड चयनित किया है। सारे हमारे जो आसपास के लोग हैं वो इस तरफ से आएंगे, यहाँ बैठेंगे और हमारे चिराग। बिल्कुल, जरा देख लीजिए ये लोकेशन मैं ही बता देता हूं। देखिए हम लोग अभी सीवान सिसवन जो ये मुख्य मार्ग है, ये दोनों जो कि काफी महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। गोपालपुर से ठीक 3 किलोमीटर आगे आपको सोहली जो है कि हाई स्कूल है, और वहां का ये मुख्य जो कि मैदान है। और आप देख सकते हैं कि मंच जो है कि लगभग देखा जाए तो मंच का साइज हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि लगभग इस पे 100 आदमी आसानी से इस पे बैठ सकते हैं। मतलब देखा जाए तो एक बड़ी तैयारी की जा रही है। 2 रास्ते इसके हैं। एक तो जो सिवान की तरफ से हम लोग आते हैं वो पहला रास्ता पड़ेगा जो कि आम जनता के लिए रहेगा, और जो सिसवन की तरफ से हम आते हैं और ठीक लगभग स्कूल हाई स्कूल से लगभग 50 मीटर जो दक्षिण साइड में है वो जो है कि आपको वीआईपी गेट हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा ऑडियंस के लिए मतलब जगह बना दिया गया है। जो भी इनके कार्यकर्ता हो या इनके आम बुजुर्ग हो या आम लोग हो या जो युवा हो, वो सभी के लिए व्यवस्था आगे रखा गया है। पानी की व्यवस्था रखी गई है, सिक्योरिटी सेफ्टी की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि देखा जाए तो एक भव्य तैयारी किया गया है, खास करके 15 तारीख को खान ब्रदर्स की ज्वाइनिंग का, यानी कि लोजपा में जिस तरीके से इन लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है इसको लेकर के। हालांकि सपने भी बहुत सारे यहाँ दिखाए गए हैं, जिस तरीके से अभी जो प्रभारी जो लोग हैं उन लोगों ने बताया। अब ये देखना है कि इसका कितना कुछ असर आने वाले 2025 के चुनाव में पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर रही है कि जिस तरीके से अभी सैफ ने बात कहा, जिस तरह से उनकी बातें निकल रही हैं, हालांकि ज्वाइनिंग से पहले जिस तरीके से वो एनडीए को लेकर के काफी अस्वस्थ दिख रहे हैं, और जिस तरह से वो उन्होंने बातें कहा, बिल्कुल एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने अपने शब्द को रखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने देखा यहाँ पे। अब देखना है कि तीनों के ज्वाइनिंग के बाद सीवान की राजनीति किस करवट बैठता है, और 2025 का चुनाव जो है कि क्या कुछ और किसके पक्ष में होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे, अभी आपको ग्राउंड पे हम लोग हैं, और खास करके आप इस 2 तस्वीरों को देख रहे हैं। यस 24 न्यूज और नदीम अलग अंदाज पे आप ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, खास करके सोहली में, यानी कि 15 जनवरी को जो तैयारी हो रही है खान ब्रदर्स की ज्वाइनिंग की लोजपा में। और यहाँ पे चिराग पासवान और उनके साथ कई मंत्री भी आने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ भव्य तैयारी की जा रही है, इस तैयारी को हमने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको भी कुछ आसानी और सहूलियत मिल सके। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।